बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के 8 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले 10 साल से बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। आप किसी भी ईयर का आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, आपको ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो इस साल के लिए भी बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने इनको बहुत ही एनालाइज करके निकाला है इन क्वेश्चंस के, और बहुत ही अच्छे प्यारे से ठीक है तरीके से इनके आंसर को भी लिखा है, जिसे सुनते ही सुनते तुम्हें याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं हाँ बता दूं तो इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, किसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं 3 मार्क्स के। अगर आपने उनको नहीं देखा उनको जाके देख लेना, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से बनेंगे और 8 मार्क्स के क्वेश्चन भी इन्हीं वीडियो से बनेंगे। अगर आपको 90 इजीली लेकर आना और अपने पूरे साल तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपको इजीली 90 मार्क्स दिला देगा बिना ज्यादा किसी मेहनत के। बस वीडियोस को देखते जाइए, चीजों को समझते जाइए और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले जाइए। ठीक है ना, अगर थोड़ा सा खाली बैठे हो तो कॉपी किताब ले लो। ठीक है, मतलब किताब मत लो, कॉपी ले लो और इनके पॉइंट को नोट डाउन करते रहो ताकि तुम्हें अभी याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। ठीक है ना, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमारा पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि महाभारत इतिहासकारों के लिए प्रारंभिक समाजों की सामाजिक प्रथाओं और मानदंडों का अध्ययन करने हेतु अमूल्य स्रोत है। चलिए इजी भाषा में समझाता हूं। क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि जो महाभारत है ना, तो हमें प्रारंभिक समाज के बारे में किस प्रकार से जानकारी हमें देता है। महाभारत काल में जो समाज रहा उस समाज के बारे में हमें महाभारत किस प्रकार से हमें बताता है। तो महाभारत क्या है, प्रारंभिक समाज को समझने का एक अमूल्य स्रोत है। इस कथन की विवेचना कीजिए। सिंपल आपको बताना है कि महाभारत क्या है, प्रारंभिक समाज को समझने का एक स्रोत है। इससे क्या क्या आपको जानकारी मिलती है महाभारत से, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए तो सबसे पहले आप छोटा सा एक इंट्रो लिखेंगे, परिचय लिखेंगे कि महाभारत प्राचीन भारत का एक विशाल महाकाव्य है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है केवल, ये सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का दर्पण भी है, शीशा है। यानी कि ये प्रारंभिक समाज का क्या है, एक प्रकार से दर्पण है। महाभारत क्या है, प्रारंभिक समाज का एक दर्पण है। ठीक है, अब इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है वो देखिए। तो पहली जानकारी मिलती है हमें उस समाज की, उस समय की समाज की वर्ण व्यवस्था के बारे में। प्रारंभिक भारत की, महाभारत काल की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ये जानकारी हमें कौन देता है, तो ये जानकारी हमें महाभारत देता है। तो महाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख मिलता है। यानी कि बताया गया कि उस काल में, ठीक ना, जो भारत था वो 4 वर्णों में विभक्त था। एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो इनके कर्तव्य थे, इनके कर्तव्य को हमें महाभारत में देखने को मिलता है कि इनके क्या क्या काम थे, जिसे सामाजिक पदानुक्रम और वर्ग व्यवस्था को गहराई से समझा जा सकता है। ठीक ना, तो हमें महाभारत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में पता चलता है। तो ब्राह्मण कौन होते थे, तो जो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, या भिक्षा मांगते थे, या ज्ञान देते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो राजा लोग बनते थे या फिर जो युद्ध वगैरह करते थे, ठीक है, वो क्या होते थे, क्षत्रिय होते, जो अपने ठीक है लोगों की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय हुआ करते थे। वैश्य कौन होते थे, तो वैश्य जो व्यापार किया करते थे, ठीक है ना, जो व्यापार करते थे या फिर जिनके पास गौशाला हुआ करती थी वो वैश्य हुआ करते थे। और शूद्र जो हुआ करते थे वो इन तीनों वर्णों की क्या करते थे, सेवा करते थे। तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, तो ये सारी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। चलिए अब महाभारत से हमें परिवार और उसके उत्तराधिकारी प्रणाली के बारे में पता चलता है। ठीक है, हमें महाभारत से परिवार और उसके उत्तराधिकारी के बारे में पता चलता है। तो पांडव कौरव परिवार के माध्यम से संयुक्त परिवार के बारे में भी पता चलता है। यानी कि महाभारत के अंदर पांडव और कौरवों के परिवार के बारे में पता चलता है। तो हमें पता चलता है कि उस समय का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था,
संयुक्त परिवार था, ठीक है। उत्तराधिकारी, सत्ता संघर्ष और पारिवारिक संबंधों की जटिलता स्पष्ट होती है, ठीक है। और हमें पता चलता है कि परिवार में उत्तराधिकारिता को लेकर बहुत बड़ा क्या था, संघर्ष था, ठीक है ना। कौरव और पांडवों के परिवार के माध्यम से हमें पता चलता है कि उस दौरान समाज के अंदर उत्तराधिकारिता को लेकर क्या था, पारिवारिक संबंधों में जटिलता देखने को मिलती है या फिर संघर्ष देखने को मिलता है। जैसे हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों में क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो हमें महाभारत उस दौरान के बारे में बताता है कि उस दौरान जो था ना, परिवार के अंदर, ठीक है, भाइयों के बीच में उत्तराधिकारिता को लेकर क्या हुआ करता था, संघर्ष हुआ करता था। जैसे कि कौरव और पांडवों के बीच में हस्तिनापुर को लेकर क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। तो उस समय परिवार के अंदर संघर्ष हुआ करता था, ठीक है ना, उत्तराधिकारिता को लेकर। तो ये जानकारी हमें कौन देता है, तो ये जानकारी हमें महाभारत देता है। अगला, विवाह और सामाजिक प्रथाएं। महाभारत से हमें उस दौरान की विवाह के बारे में पता चलता है, ठीक है, कि द्रौपदी स्वयंवर और बहुपति विवाह जैसे उदाहरण बताते हैं कि उस दौरान क्या था, एक पति की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। द्रौपदी स्वयंवर आपने देखा था ना, ठीक है, द्रौपदी स्वयंवर आपने टीवी वगैरह में देखी होगी, ठीक है ना। तो ये हमें क्या बताता है कि उस समय का जो समाज था वो बहुपति समाज था। क्या था, बहुपति समाज था। उस समय एक पति की बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। उस समय विवाह के विविध रूप और सामाजिक मानदंड देखने को मिलते हैं। और उस समय विवाह के 4 नियम हमें देखने को, सॉरी 8 नियम हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। तो विवाह के हमें कितने नियम देखने को मिलते थे, 8 नियम देखने को मिलते थे, जिसमें से 4 अच्छे हुआ करते थे और 4 क्या होते थे, बेकार हुआ करते थे। तो हमें महाभारत उस समाज के विवाह और सामाजिक प्रथाओं के बारे में जानकारी हमें देता है। स्त्रियों की स्थिति, उस समय की स्त्रियों की स्थिति के बारे में कौन बताता है, महाभारत बताता है। तो द्रौपदी के चिरण और कुंती के निर्णयों से स्त्रियों की स्थिति, सम्मान और सीमाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है, ठीक है। उस समय क्या बताया जा रहा है कि उस समय की जो स्थितियां थी महिलाओं की, वो काफी हद तक अच्छी नहीं थी, ठीक है, काफी बेकार थी उस समय महिलाओं की, ठीक है, स्थितियां। जैसे कि आपने देखा था, ठीक है ना, कि उसमें महिला को, ठीक है, क्या कहते हैं, द्रौपदी चिरण आपने देखा था, कुंती को देखा था कि उस समय जो स्थितियां थी महिलाओं की वो काफी अच्छी नहीं थी। तो आप बेटा उदाहरण बता के, ठीक है, बता सकते हो कि द्रौपदी के चिरण और कुंती के निर्णयों से हमें पता चलता है कि उस समय की महिलाओं की स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी, ठीक है। राजनीतिक संरचना और शासन, उस समय का राजनीतिक संरचना का क्या हुआ था और शासन कैसे चलता था, तो राजतंत्र था। उस समय क्या था बेटा, महाभारत हमें बताता कि उस समय राजतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी, सभाएं लगती थी, युद्धों का वर्णन उस समय की राजनीतिक व्यवस्था और सत्ता संघर्षों को दर्शाता है। उस समय क्या हुआ करता था, युद्ध वगैरह बहुत हुआ करते थे, केवल किसको लेकर, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर, प्रशासन को लेकर। अगला है धार्मिक नैतिक मूल्य, हमें उस समय धार्मिक नैतिकता के बारे में पता चलता है, कौन बताता है हमें, महाभारत। तो धर्म, कर्म, मोक्ष की अवधारणाएं समाज के नैतिक और धार्मिक विचारों को दर्शाती है, जैसे कि गीता का उपदेश, ठीक है। तो महाभारत से ही तो गीता निकली है, ठीक है ना, महाभारत से तो क्या निकली, गीता निकली। तो उस समय के धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में जानकारी हमें देती है कौन, महाभारत। युद्ध और नैतिकता, ठीक है, कुरुक्षेत्र युद्ध के नियम और मर्यादाएं युद्ध के नैतिक पक्ष को उजागर करते हैं। और जैसे दिन में युद्ध और रात में विराम, यानी कि उस समय बताया जा रहा है कि उस समय जो युद्ध हुआ करता था वो दिन में युद्ध होता था और रात में क्या होता था, क्या कहते हैं, विराम हुआ करता था। जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का 18 दिन का युद्ध लग गया, तो युद्ध जब हुआ करता था वो दिन में हुआ करता था और रात के अंदर, ठीक है, ये सब क्या करते थे, आराम करते थे। सामान्य जीवन का चित्रण, हमें महाभारत से सामान्य जीवन के बारे में पता चलता है। तो भोजन, वस्त्र, शिक्षा और जीवन शैली का विवरण से आम लोगों के दैनिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमें उस समय के प्रारंभिक समाज की जो जानकारी है वो हमें महाभारत जो महाकाव्य है देने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रारंभिक समाजों को समझने के लिए हमें महाभारत क्या है, एक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस प्रकार महाभारत प्रारंभिक भारतीय समाज के अध्ययन के लिए एक अत्यंत और महत्वपूर्ण और व्यापक स्रोत देखने को हमें मिलता है। तो आप बता दीजिएगा उस समय के बारे में हमें महाभारत से क्या क्या पता चलता है। तो वही सारी चीजें बेटा महाभारत के क्या है, स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि महाभारत को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, यह महाकाव्य पूरे विश्व का महाकाव्य है। जब इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें किन तत्वों का विचार करना पड़ता है। बहुत मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई का सबसे ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है। जितना उन्हें अपनी बीबी से प्यार नहीं, इतना इससे इस क्वेश्चन से प्यार है, ठीक है ना। तो महाभारत को भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथ माना जाता है। हाँ बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो इतिहासकार जब ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं तो ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें कौन कौन सी चीजें उसमें देखना पड़ता है। इतिहासकारों को कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ती है। तो देखिए
तो आप क्या बताएंगे कि महाभारत एक विशाल ग्रंथ है जिसने विभिन्न कालों और विभिन्न कालों में रचा गया है। महाभारत कोई एक काल में नहीं रचा गया, उसको रचने में काफी समय लगा, ठीक है ना। महाभारत को विभिन्न कालों में रचा गया और इसमें संशोधन भी किया गया, इसमें बदलाव भी किया गया। इतिहासकार इसके विश्लेषण में अनेक तत्वों पर ध्यान देते हैं, और जब महाभारत का विश्लेषण करते हैं या किसी, ठीक है, ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं इतिहासकार, तो उन्हें कौन कौन सी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको समझ लेना और एक्सप्लेनेशन अपने आप कर लेना। इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, लेकिन जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको आप आराम से लिख कर आना। पहला क्या देखते हैं, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि रचना का काल देखते हैं, ठीक है। इतिहासकार जब भी किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें क्या देखना पड़ता है, सबसे पहले रचना का काल, कि जो रचना की गई है वो कौन से काल में की गई है। तो इस इतिहासकार देखते हैं कि ग्रंथ समय के साथ बदलता है, ठीक है। महाभारत में प्रारंभिक कथा, बाद में और उपदेशात्मक भाग जोड़े गए हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है बेटा कि जो महाभारत में जो प्रारंभिक कथा में बाद में उपदेशात्मक भाग को जोड़े गए। तो जो ये ग्रंथ हुआ करते हैं इनको, ठीक है, इनको समझने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए इतिहासकारों को रचना का देखना पड़ता है, रचना का काल देखना पड़ता है कि किस दौरान किस समय इसको रचा गया है। जैसे कि बात करते हैं महाभारत में, ठीक है, कथा के बाद में उपदेश को जोड़ा गया, कथा के बाद में क्या जोड़ा गया है, उपदेश को जोड़ा गया। तो पहला पॉइंट याद रखना कि जो इतिहासकार होते हैं किसी भी ग्रंथ को, ठीक है, विश्लेषण करने से पहले रचना और काल देखते हैं। क्या देखना है, रचना और काल, यानी कि किस काल में जोड़ा गया। लेखक और परंपरा, तो इतिहासकार ये भी देखते हैं कि किस लेखक ने लिखा है, ठीक है। इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते समय ये देखते हैं कि किस लेखक ने लिखा है। तो यह एक व्यक्ति की रचना नहीं है बल्कि अनेक विद्वानों का सामूहिक कार्य है। तो महाभारत के बारे में बताया जा रहा है कि महाभारत जो है वो किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है बल्कि अनेक विद्वानों का सामूहिक कार्य है। तो जब महाभारत का विश्लेषण किया गया तो उसके अंदर देखा गया कि लेखक जो थे ना, केवल एक लेखक नहीं थे, महाभारत को लिखने वाले कौन थे, एक नहीं थे, बहुत सारे थे। तो वेद व्यास को मुख्य रचयिता माना जाता है, वेद व्यास को क्या माना जाता है, इसके मुख्य रचयिता माना जाता है, और पर इसमें कई योगदान है, लेकिन इसके अलावा भी महाभारत के अंदर बहुत सारे योगदान दिए गए हैं। ये मैं आपको एग्जांपल तरीके से बता रहा हूं, लेकिन आपको पॉइंट क्या क्या लिखना है कि ये लिखना है कि इतिहासकार विश्लेषण करते समय रचना का काल को देखते हैं, फिर उसके बाद उसके लेखक को देखते हैं, फिर सामाजिक संदर्भ को देखते हैं कि किस समाज के बारे में लिखा गया है। तो ग्रंथ में वर्णित समाज उस समय की सामाजिक संरचना को दर्शाती है, ठीक है। तो इतिहासकार यह भी देखते हैं कि वो किस समाज के संदर्भ में लिखा गया है। तो जैसे कि वर्ण व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति का उल्लेख सामाजिक मानदंड बताता है। तो ये जो महाभारत था वो उस समय की वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। तो जब इतिहासकार जब भी किसी ग्रंथ का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उन्हें समाज के बारे में पता करना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है। तो जो महाभारत है उसके उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो महाभारत ने क्या किया, उस समय के वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया है। राजनीतिक परिस्थितियां, ठीक है, यह भी देखना पड़ता है कि उस दौरान राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, जैसे कि सत्ता, युद्ध, राज्य व्यवस्था का वर्णन ऐतिहासिक राजनीति को समझने में मदद करता है। जैसे कि कुरुक्षेत्र युद्ध सत्ता संघर्ष को दर्शाता है, ठीक है, सत्ता को लेकर क्या हुआ, वहां पर संघर्ष हुआ। तो जब भी इतिहासकार किसी ग्रंथ का रचना करते तो उसकी राजनीतिक परिस्थितियां भी देखते हैं कि वहां की उस समय की राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। तो महाभारत की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वहां पर हमें सत्ता के लिए संघर्ष देखने को मिलता है। महाभारत की जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो हमें सत्ता के संघर्ष के बारे में बताती है। धार्मिक और नैतिक विचार, उसके धर्म के बारे में देखा जाता है। किसके बारे में देखा जाता है, धर्म के बारे में, जैसे कि धर्म, कर्तव्य, ठीक है, कर्म, अवधारणा समाज की नैतिकता को दर्शाते हैं। गीता में धर्म और कर्म का उपदेश दिया गया है। तो उसके उस समय के धार्मिक विश्वासों के बारे में भी इतिहासकारों को देखना पड़ता है। पाठों की तुलना, उन्हें क्या करना पड़ता है, पाठों की तुलना करनी पड़ती है, ठीक है, उन्हें क्या करनी पड़ती है, पाठों की तुलना भी करनी पड़ती है। तत्वों को देखने, मतलब कि विश्लेषण करते समय, किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय इतिहासकारों को पाठों की तुलना करनी पड़ती है। तो विभिन्न पांडुलिपियों की तुलना कर सही पाठ निर्धारित किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में महाभारत के संस्करणों में विभिन्नताएं मिलती है। तो जब महाभारत का विश्लेषण किया गया तो यह देखा गया कि जो इसके जो पाठ है वो अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या है, लिखे गए हैं, और इसमें बहुत सारी क्या है, विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। भाषा और शैली भी देखते हैं, ग्रंथ की भाषा और शैली देखते हैं। इतिहासकार ग्रंथों का विश्लेषण करते समय भाषा और शैली का भी क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो भाषा का अध्ययन समय और स्थान संकेत देता है। संस्कृत भाषा के विभिन्न रूप अलग अलग काल को दर्शाते हैं। तो ये पता चला कि जो महाभारत है उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य को तुलना, यह भी देखा था कि पुरातात्विक साक्ष्य कौन से हैं, ठीक ना।
तो ग्रंथों को अन्य स्रोतों से मिलाकर सत्यता की जांच की जाती है। फिर उसके बाद जब ग्रंथ मिलता है तो ग्रंथ को क्या कहते हैं, अन्य स्रोतों से मिलाकर जांच की जाती है। जैसे कि हस्तिनापुर के उत्खनन से कुछ ऐतिहासिक संकेत मिलते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार जब भी किसी ग्रंथ का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उन्हें क्या क्या देखना पड़ता है, तो उन्हें रचना और काल देखना पड़ता है, लेखक देखना पड़ता है, फिर उसका सामाजिक संदर्भ देखना पड़ता है, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां देखनी पड़ती है, फिर धार्मिकता देखनी पड़ती है, पाठों का तुलना करना पड़ता है, उसकी भाषा और शैली देखनी पड़ती है, और फिर उसे पुरातात्विक साक्ष्यों से तुलना भी करना पड़ता है उस ग्रंथ को, ठीक है। तो इस प्रकार इतिहासकार विभिन्न तत्वों का विश्लेषण कर महाभारत को एक ऐतिहासिक सामाजिक स्रोत के रूप में समझते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो मुगल कृषि समाज में जमींदारों की स्थिति का वर्णन कीजिए। मुगल के कृषि समाज में जमींदारों की स्थिति कैसी थी? मुगल समाज में कृषि में जमींदारों की स्थिति, तो देखिए मुगल साम्राज्य में जमींदार स्थानीय स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति रखते थे। इनके पास शक्ति बहुत ज्यादा थी, जो भूमि, किसान और प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करते थे। तो ये किसके किसके बीच में कार्य करते थे? तो आपको बता देना है, ये प्रशासन, ठीक है, ये प्रशासन, किसान और ठीक है भूमि के बीच क्या करते थे, उसकी कड़ी का काम करते थे। ये क्या करते थे, ठीक है, राजा क्या करता था, राजा इन्हें क्या करता था, भूमि देता था, और उसके बाद ये क्या करते थे, राजा को कर वसूल के देता था, ठीक है, जमींदार राजा को कर वसूल के देता था, ठीक है। आगे स्थानीय प्रभुत्व की बात करते हैं, ठीक है, जमींदारों की उसकी स्थानीय प्रभुत्व क्या थी? तो जमींदार अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते थे। मुगल काल के जो जमींदार हुआ करते थे वो अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या होते थे, प्रभावशाली होते थे, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते थे, और भूमि पर उनका नियंत्रण होता था, ठीक है। गांव में प्रमुख निर्णय लेने वाले होते थे। तो जो जमींदार हुआ करते थे गांव में क्या करते थे, जो भी प्रमुख निर्णय होते थे ये, ठीक है, लेते थे। तो यानी कि स्थानीय स्तर पर जमींदारों का जो प्रभुत्व था काफी ज्यादा प्रभावशाली था। कर संग्रह की भूमिका, कर कौन इकट्ठा करता था मुगल कालीन समाज में? तो मुगल कालीन समाज में, ठीक है, कर इकट्ठा कौन करता था? तो जमींदार करते थे। वो किसानों से कर वसूल कर राज्य को देते थे, ठीक है। जमींदार क्या करते थे, किसानों से कर वसूलते थे। रेतों से लगान वसूल कर मुगल खजाने में जमा करते थे। सैन्य शक्ति देखते हैं, इनकी सैन्य शक्ति, तो कई जमींदारों के पास अपनी निजी सेना हुआ करती थी, इनके पास अपने किले हुआ करते थे, ठीक है ना। तो सैन्य शक्ति इनकी काफी मजबूत हुआ करती थी। विद्रोह या युद्ध में वह अपनी सेना के साथ भाग लेते थे, यानी कि जब भी राजा को विद्रोह करना पड़ता था, युद्ध में जाना होता था, तो जमींदारों से क्या करते थे, सैनिक सहायता लेते थे। तो आपको याद रखना है कि जमींदार जो होते थे उनके पास अपनी सेना होती थी, अपनी किले होते थे, ठीक है। सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में इनकी प्रतिष्ठा कैसी थी? तो समाज में इनको ऊंचा स्थान मिला हुआ था। समाज के अंदर जमींदारों को क्या मिला हुआ था? ऊंचा स्थान मिला था। तो स्थानीय उत्सवों और धार्मिक कार्यों में उनका मुख्य योगदान रहा होता था। उसके बाद किसानों से संबंध, इनका किसानों के साथ कैसा संबंध था? तो उनका किसानों से सीधा संपर्क था। जमींदारों का क्या था? सीधा संपर्क था, क्योंकि किसानों से तो क्या करते थे, कर वसूलते थे, ठीक है। जो कभी कभी सहयोगी तो कभी कभी शोषणकारी भी होते थे। कभी कभी क्या होता था ना, ये जमींदार बहुत ज्यादा दयालु हुआ करते थे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी किसान के घर में किसी बेटी की शादी होनी है, तो जमींदार क्या करते, उन्हें पैसा दे दिया करते थे। या जब भी तीज त्योहार हुआ आता था, तो किसान क्या करते थे, उनकी तीज त्योहारों में मदद कर दिया करते थे। तो किसानों के साथ इनका सीधा संपर्क था। तो कभी कभी तो ये सहयोग करते थे, लेकिन कभी कभी क्या करते थे, ये शोषण भी करते थे किसानों पे, इतने भी दयालु नहीं थे। अधिक कर वसूले से किसान परेशान होते थे, ठीक है। विद्रोह की प्रवृत्ति, कभी कभी वो राज्य के खिलाफ विद्रोह भी कर देते थे, यानी कि जब जमींदार ज्यादा सत्ताशाली हो जाता था, ज्यादा सैनिक उसके पास सैनी हो जाती थी, तो क्या करते, विद्रोह भी कर देते थे। कर न देने या सत्ता चुनौती देने के लिए संघर्ष करते थे, ठीक है। विविध प्रकार के जमींदार विविध प्रकार के होते थे। तो सभी जमींदार समान नहीं होते थे, उनकी शक्ति और अधिकार अलग अलग होते थे। कुछ छोटे मुखिया होते थे, तो कुछ बड़े सामंत शासक हुआ करते थे। प्रशासन में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी। तो स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाता कौन था? तो जमींदारी चलाते थे। गांव के अंदर प्रशासन कौन चलाता था? जमींदार ही चलाते थे, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाए रखते थे, ठीक है। ये सारे क्या थे, ठीक है, इस प्रकार की उनकी हैसियत थी, ठीक है, जमींदारों की मुगलकालीन समाज में। तो इस प्रकार जमींदार मुगल कृषि समाज में महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन जटिल भूमिका निभाते थे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उन प्रमाणों की जांच कीजिए जो दर्शाते हैं कि भूमि राजस्व मुगल वित्तीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। भूमि से जो पैसा आता था वो मुगल शासक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंग था। इसके बारे में बताना है। भूमि शासक के लिए, यानी कि मुगल शासकों के लिए भूमि से आने वाला जो टैक्स हुआ करता था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता था।
तो देखिए, मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें भूमि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। और राजा को, मुगल शासकों को पैसा कहां से मिलता था? तो भूमि से जो टैक्स मिलता था वही उनका मुख्य स्रोत हुआ करता था। आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? तो मुगल राज्यों की अधिकांश आय भूमि से आती थी, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य को पैसा कहां से मिलता था? तो भूमि से, किसानों के ऊपर टैक्स लगा के मिलता था, जिससे सेना, प्रशासन और दरबार के खर्चों को पूरा करते थे। इन्होंने एक जब्त प्रणाली लागू की थी। क्या लागू की थी? एक जब्त प्रणाली। यानी कि ये लोग क्या करते? पहले भूमि को मापते थे और उत्पादन के आधार पर टैक्स को तय करते थे, ठीक ना। पहले भूमि मापते थे, फिर उसके बाद जितना उत्पादन, जिस भूमि से जितना उत्पादन होगा उसके आधार पर क्या करते थे? ये टैक्स लगा देते थे। टोडरमल ने एक व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। राजा टोडरमल ने दसाला प्रणाली लागू कर औसत उत्पादन के आधार पर कर निर्धारित किया, जिससे स्थिर राजस्व मिलता था, ठीक है। तो इनको टोडरमल की व्यवस्था से क्या मिलता था? ठीक है, स्थिर, लगातार इन्हें पैसा मिलता रहता था। ये नगद वसूली करते थे ये, ठीक है। ये किसके रूप में करते थे? मुद्रा के रूप में करते थे। पैसे के रूप में वसूली करते थे। अनाज के रूप में वसूली नहीं करते थे, बल्कि किसके रूप में करते थे? पैसे के रूप में वसूली किया करते थे। इन्होंने जागीर और मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था को लागू कर रखा था। मुगलों ने जागीर और मनसबदारी प्रणाली व्यवस्था को लागू किया था। जैसे कि मनसबदारों को वेतन, भूमि, राजस्व दिया जाता था। मनसबदारों को क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था, भूमि, राजस्व दिया जाता था, जिससे प्रशासन और सेना का संचालन होता था। उसके बाद हमें इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो हमें इसके साक्ष्य आईने अकबरी से मिलते हैं। तो आईने अकबरी हमें बताता है कि मुगल साम्राज्य के लिए जो, ठीक है, राजस्व का जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत था वो भूमि से आने वाला टैक्स था। मुगल साम्राज्य किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। तो राज्य की समृद्धि सीधे कृषि उत्पादन पर निर्भर होती थी। अगर कृषि उत्पादन अच्छा होगा तो राज्य का विस्तार होगा, मुगल साम्राज्य का विस्तार होगा। अगर कृषि उत्पादन अच्छा नहीं होगा तो मुगल साम्राज्य का क्या होगा? धीरे धीरे पतन हो जाएगा, ठीक है। जिससे भूमि राजस्व का महत्व बढ़ जाता था। किसानों की भूमिका क्या थी? ठीक है, तो किसान राजस्व के मुख्य स्रोत थे, जिनके उत्पादन से राज्य की अर्थव्यवस्था चलती थी, ठीक है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रमाण स्पष्ट करते हैं कि भूमि राजस्व मुगल की वित्तीय व्यवस्था का एक आधारशिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। पिछले साल भी ये आया था। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। भारत छोड़ो जो आंदोलन था वास्तव में क्या था? एक जन आंदोलन था, यानी कि जनता के द्वारा किया गया आंदोलन था, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। क्या था? स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो इसके बारे में बताइए। तो दोनों का आंसर सेम होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था, जिसने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदल दिया। अब ये जन आंदोलन क्यों बन गया? तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। तो व्यापक जन भागीदारी, इसके अंदर बहुत सारे लोग क्या हुए? शामिल हुए। पहला ही एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, इसलिए जन आंदोलन बन गया। किसान, मजदूर, विद्यार्थी और महिलाएं सभी वर्गों ने भाग लिया। इसमें सभी वर्गों ने भाग लिया, जिससे यह आंदोलन केवल नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जनता का आंदोलन बन गया था, ठीक है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन, यह आंदोलन कैसा था? स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने स्वयं आंदोलन जारी रखा। यानी कि जैसे ही आंदोलन चालू हुआ वैसे ही गांधी जी और साथ ही साथ बहुत बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया, जो इसकी जन आधार प्रकृति को दर्शाती है। तो ये एक प्रकार की स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, ठीक है। तो आंदोलन गांव तक फैल गया था, जहां लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय विरोध किया था। गांव तक फैल गया था क्या चीज? आपका आंदोलन। आंदोलन कहां तक फैला हुआ था? गांव तक फैला हुआ था। समांतर सरकारें, क्या बेटा? समांतर सरकारें। सतारा और बलिया में जनता ने अपनी सरकारें बनाई, जो शासन की भावना को दर्शाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या स्वतंत्र शासन बनाया गया। अंग्रेजी साम्राज्य से निकलकर सतारा और बलिया ने अपनी खुद की सरकारें बनाई। युवाओं की भूमिका इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर युवाओं की सबसे ज्यादा भूमिका रही। इस आंदोलन के अंदर सबसे ज्यादा भूमिका किसकी रही? युवाओं की। छात्रों और युवाओं ने संदेश फैलाने और विरोध प्रदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। इसमें जैसे कि याद कर लेना, इसके अंदर जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेपी नारायण ने, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके अंदर।
ठीक है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी, ठीक है ना, महिलाओं ने रैलियों और आंदोलनों में भाग लेकर इस आंदोलन को मजबूत बनाया। प्रशासन का विरोध किया गया, जैसे ने लोगों ने रेलवे, टेलीफोन और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाकर विरोध किया, उनको तोड़ा गया, फोड़ा गया, ठीक है ना, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन बना, ठीक है, पूरे देश में एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया गया, जो इससे जन आंदोलन बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन बन गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। तो गांधी जी के राजनीतिक जीवन, राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास का पुनर्निर्माण किन किन स्रोतों से किया जा सकता है? यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है, राष्ट्रीय आंदोलन और गांधी जी के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें किन किन चीजों से पता चलता है? गांधी जी के जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमें किन किन चीजों से पता चलता है? तो देखिए, महात्मा गांधी के जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को समझने के लिए इतिहासकार विभिन्न प्रकार के स्रोतों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इतिहासकार किसका प्रयोग करते हैं? विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इतिहासकार किसको देखते हैं? तो सरकारी अभिलेखों को देखते हैं, ठीक है। किसको देखते हैं? सरकारी अभिलेखों को। यानी कि गांधी जी के राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए इतिहासकार किसका प्रयोग करते हैं? सरकारी अभिलेख का प्रयोग करते हैं। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों, आंदोलनों की जानकारी देते हैं, ठीक है, जैसे कि रिपोर्ट हो गया, खुफिया दस्तावेज हो गया, प्रशासनिक पत्राचार, ठीक है, हो गया। ये सब हमें राजनीतिक जीवन के बारे में, गांधी जी के राजनीतिक जीवन और उसके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताते हैं। जैसे गांधी जी ने उस दौरान बहुत सारे लेख लिखे थे, उससे भी हमें गांधी जी के जीवन के बारे में पता चलता है। तो अनेक पत्र हो गया, लेख हो गया, भाषण हो गया, उनके विचारों से स्पष्ट होता है हमें। हरिजन नामक पत्रिका और उनके पत्र गांधी जी के जीवन के बारे में बताते हैं। अगला पॉइंट याद रखोगे, अखबार और समाचार पत्र से भी हमें गांधी जी के जीवन और, ठीक है, उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताता है। तो उस समय के समाचार पत्र घटनाओं का विवरण देते हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे समाचार पत्रों को क्या किया गया? छापा गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और वो हमें क्या करते हैं? इसकी जानकारी देते हैं। आंदोलनों की रिपोर्टिंग और जन प्रतिक्रिया, समकालीन नेताओं के लिए, उस समय बहुत सारे नेताओं ने क्या किया था? लेख लिखे थे एक दूसरों के लिए। तो अन्य नेताओं के विचार भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जैसे कि नेहरू जी ने पटेल जी को, ठीक है, पत्र लिखा, और पटेल जी ने, ठीक है, नेहरू जी को पत्र लिखा और इन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी। इससे हमें उस समय के राजनीतिक, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पता चलता है। आत्मकथाएं और स्मरण, ठीक है, तो व्यक्तिगत अनुभव घटनाओं को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने सत्य के प्रयोग की आत्मकथा लिखी। गांधी जी का आत्मकथा का नाम क्या था? सत्य के प्रयोग, ठीक है, सत्य के लिए प्रयोग। इस आत्मकथा से हमें गांधी जी के जीवन और उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पता चलता है। चित्र और दृश्य स्रोत, जैसे कि उस समय बहुत सारे फोटो लिए गए, पोस्टर लगाए गए, इससे हमें पता चलता है। जैसे कि दांडी मार्च की तस्वीर से हमें दांडी मार्च के बारे में हमें पता चलता है। मौखिक इतिहास, लोगों को यादें और अनुभव भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार, जैसे कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी क्या मर गए, उन्होंने जो जो अपनी बातें बताई उस दौरान की, ठीक है ना, उससे भी हमें पता चलता है। साहित्य और लोकगीत, ठीक है, साहित्य में आंदोलन की भावना झलकती है, जैसे कि कविताएं गाई गई थी, गीत गाए गए थे, स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांधी जी के जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन का समग्र पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो बेटा ये थे तुम्हारे 6 मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, जो आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस को नहीं देखा है 3 मार्क्स वाले, तो उनको देख लेना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी हैं। और इस वीडियो को दोबारा से एक बार देख लेना, ताकि तुम्हें सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। तो मिलते हैं जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियो में।